अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। पढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इससे पहले कि मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, और जब तक काम ना हो जाए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुर्ख आंखों वाले ने पास रखे हुए पानी को स्याह साए पर फेंकते हुए कहा। स्याह साए पर पानी पड़ते ही वो वहाँ से गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। सुर्ख आंखों वाला गुस्से से कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोला, मैं अपनी मेहनत को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं होने दूंगा। तभी वो पिंजरे में कैद उल्लू की तरफ आया और उसे पिंजरे से बाहर निकाला। सुर्ख आंखों वाले ने छुरी के एक ही वार से उल्लू की गर्दन काट दी और उसका खून एक प्याले में जमा करने लगा। जब सारा खून प्याले में निकाल लिया तो उसने उल्लू की गर्दन और बाकी जिस्म को जलती हुई आग में डाल दिया और फिर खुद दोबारा आग के सामने बैठकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। रात के 2 बजे थे जब हाइफा के कमरे की खिड़की खुली। हवा से खिड़की का पर्दा उड़ने लगा। तभी जमील हाइफा के कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी देर पहले ही वो उन शयातीन का खात्मा करके आया था जिन्होंने इलाके पर कब्जा कर लिया था। वो बहुत खुश था कि आज एक बार फिर उसने बुराई को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। वो धीरे धीरे चलता हुआ हाइफा के बिस्तर के पास आया जहां अब वो गहरी नींद सो रही थी। जमील ने उसके बिस्तर के गिर्द 7 चक्कर काटे और दोबारा उसके सरहाने आकर खड़ा हो गया। ना जाने कितनी ही देर वो ऐसे ही खड़ा हाइफा को देखता रहा। फजर की आज़ान उसके कानों में पड़ी तभी बाहर उसने कहूत को देखा, जबकि वो उसको मना करके भी आया था कि वो यहाँ इसके पीछे नहीं आएगा। जमील जल्दी से कमरे से बाहर आया। तुम किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। जब मैंने मना किया था कि मेरे पीछे नहीं आना तो क्यों आए हो? चैन नहीं है कहीं तुमको? जमील ने कहूत को घूरते हुए कहा। नहीं, और ना ही मना होऊंगा। तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा, कौन सा गलत रास्ता? कैसा गलत रास्ता? तुम्हारा दिमाग खराब है, जमील ने कहूत की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये वक्त आने पर बताऊंगा। अभी चलो यहाँ से, फजर की आज़ान हो गई है। हमें वादी पहुँचना है और सबको अपनी जीत की खबर सुनानी है। कहूत खुश होते हुए बोला, ठीक है चलो, वैसे तुमसे तो मैं बाद में इस बारे में बात करूँगा, जमील ने कहा और दोनों मशरिक की तरफ उड़ गए। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। पैरों के नीचे सफ़ेद चांदनी जैसी बर्फ दूर तक फैली हुई थी। नीले साफ शफाफ आसमान पर सुनहरी सूरज चमक रहा था। कहीं कहीं सफ़ेद बादलों के टुकड़े एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वो नंगे पांव उस बर्फ पर चलती जा रही थी। उसके पैरों को बर्फ की ठंडक ज़रा भी महसूस नहीं हो रही थी। वो पुरसकून से अंदाज में ऐसे बर्फ पर चल रही थी जैसे ये बर्फ नहीं, सरसब्ज घास है। उसने सर उठाकर आसमान पर चमकते सूरज को देखा जिसकी किरणें बर्फ पर पड़ रही थी। वो हौले से मुस्कुरा दी। यूं लग रहा था जैसे ये मंजर उसको खुशी दे रहा है। तभी उसने दूर पत्थर पर बैठे हुए किसी को देखा। अब उसका रुख उस तरफ था जहां कोई बैठा हुआ था। वो जैसे जैसे उस पत्थर की तरफ बढ़ रही थी, उसके पैरों के नीचे बर्फ की ठंडक की जगह आग की तपिश ने ले ली थी। उस पत्थर के करीब पहुंचने तक उस आग की तपिश उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। उसने आग की तपिश को बर्दाश्त करते हुए पत्थर की तरफ देखा जहां वो स्याह परिंदा बैठा था। उसने स्याह परिंदे के नज़दीक जाने के लिए जैसे ही एक कदम और बढ़ाया, एक आग का गोला उसके और स्याह परिंदे के दरमियान हायल हो गया।
वो मज़ीद आग की तपिश बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। हाइफा ने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने पैरों की तरफ देखा। उसे अभी भी अपने पैरों के नीचे आग की तपिश महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने पैरों पर पानी डाला। उसे यूं लगा जैसे जलती हुई आग पर किसी ने पानी डाल दिया हो। हाइफा जो फजर की नमाज के बाद सो गई थी, इस ख्वाब ने उसको जगा दिया था। हाइफा दोबारा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। वो अब ख्वाबों से परेशान होने लगी थी। आखिर इन ख्वाबों की क्या हकीकत थी, वो खुद से उलझने लगी। अरे आप ही उठ गई, चले नाश्ता करते हैं, बहुत से काम करने हैं, शाम की तकरीब में जाने की तैयारी भी करनी है। आशु उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली। क्या आशु, तंग नहीं करो, मेरे सर में दर्द है और वैसे भी अभी शाम में बहुत वक्त है। हाइफा ने कहा। जी नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी, उठें, अभी कपड़े सिलेक्ट करने हैं, मैंने फेशियल करना है, बाल सेट करने हैं। आशु, निकाह तुम्हारा नहीं है। इससे पहले आशु मजीद कुछ बोलती, हाइफा बिस्तर से उठते हुए बोली, इसमें निकाह वाली क्या बात है, मैं सबसे अच्छी लगूं ये मेरा हक है। अब हर कोई आप जैसा हसीन थोड़ी है। वैसे आप ही हो सकता है कोई हैंडसम सा लड़का आपको पसंद कर ले, आपकी शादी हो, कितना मज़ा आएगा। आशु हंसते हुए बोली। तौबा है आशु, तुम्हारे दिमाग में भी क्या क्या ख्यालात आते रहते हैं। चलो अम्मी पुकार रही हैं, हाइफा ने कहा। शाम ढलते शेख कमाल की फैमिली निकाह पर जाने की तैयारी करने में मसरूफ़ हो गई। हाइफा ने ऑरेंज और मैरून कलर के कॉम्बिनेशन वाला खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था। हल्का सा मेकअप, आंखों में लगा काजल, जिसने उसे और भी हसीन बना दिया था। वो अपने लंबे बालों में बुर्श कर रही थी जब आशु कमरे में आई। माशाअल्लाह, आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं, आशु ने बहन को देखकर कहा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। आशु, जिसने लाइट ब्लू कलर का ड्रेस पहना था और मुनासिब सा मेकअप कर रखा था, हाइफा उसे देखकर बोली, अच्छा अब मुझे बताओ मैं बालों का क्या स्टाइल बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। हाइफा ने कहा, शुक्र है मैंने इतने लंबे बाल नहीं रखे हैं, आए मैं बना देती हूँ आपके बाल। आशु ने अपने लेयर्स में कटे हुए बालों को देखकर कहा। आशु, तुम्हारे बाबा का रुमाल नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? तभी जुबैदा बेगम ने आशु को आवाज़ देते हुए कहा, जाओ आशु, तुम अम्मी की बात सुनो, मैं बाल खुद ही बना लेती हूँ। नहीं आपी, मैं बस 1 मिनट में आई। अम्मी की बात सुनकर आशु कमरे से बाहर जाते हुए बोली, पहले ही देर हो रही है, ऐसा करती हूँ सादा सा जूड़ा बना लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। हाइफा खुद से ही बात करते हुए बोली। उसी लम्हे कमरे में जमील तेज़ हवा का झोंका बनकर दाखिल हुआ और हाइफा के करीब आकर खड़ा हो गया। हाइफा ने जैसे ही बालों को बांधने के लिए जूड़ा पिन उठाई, वो टूट गई। हाइफा ने फिर पिन उठाई, वो भी टूट गई। ये शरारत जमील कर रहा था। तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। तब ही वो हाइफा के करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करते ही गायब हो गया। हाइफा ने घबराकर कमरे में आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने ऐसे ही बालों को खुला रहने दिया और जल्दी से डबोटा सर पर लेकर कमरे से बाहर निकल आई। मैं आपको ही बुलाने जा रही थी आपी, बाबा कह रहे हैं देर हो रही है, चलें, आशु ने हाइफा को देखकर कहा। थोड़ी देर बाद ही शेख कमाल की फैमिली तकरीब में शिरकत करने के लिए घर से रवाना हो गई, मगर वो लोग नहीं जानते थे सिर्फ वो 4 लोग तकरीब में नहीं जा रहे, कोई और भी है जो उनके साथ आज की रात उस तकरीब में शामिल होगा। निकाह की ये सादा सी तकरीब घर में ही रखी गई थी। घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए तकरीब का इंतज़ाम घर के लान में किया गया था। चूँकि सिर्फ निकाह था, इसलिए घर को बहुत ज़्यादा सजाया नहीं गया था। सिर्फ लान के गिर्द रंग बिरंगी रोशनियाँ लगाई थी।
मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल थोड़े थोड़े फासले पर रखी थी। हर टेबल पर मोतिये के फूलों के गुलदस्ते सजाए गए थे। शेख कमाल की फैमिली मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जहां पर खावर और उनकी मिसेज ने उनका इस्तकबाल किया। सबसे मिलने के बाद शेख कमाल अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गए, जबकि जुबैदा बेगम खावर साहब की अम्मी के पास बैठ गई। आशू और हाइफा लान की निस्बतन कोने में लगी कुर्सियों पर बैठ गई। शेख कमाल की फैमिली के साथ आने वाला पांचवा फर्द जमील था, जो अब सारी तकरीब में घूम फिर रहा था। वाह, ये कितने प्यारे गजरे हैं। आशू जो कुर्सी पर बैठने लगी थी, कुर्सी पर रखे गजरों को देखकर बोली और जल्दी से गजरे उठा लिए। वो गजरे जमील ने हाइफा के लिए रखे थे। आशू, इनको वापस टेबल पर रख दो, शायद कोई यहाँ रख कर भूल गया है। हाइफा बहन को डांटते हुए बोली। ठीक है बाबा, रख रही हूँ। एक तो आप भी ना, क्या हो जाता अगर मैं ये गजरे पहन लेती। आशू मुंह बनाकर गजरे टेबल पर रखते हुए बोली। वैसे सादा सी सजावट अच्छी लग रही है। आशू ने लान के चारों तरफ देखते हुए कहा। वैसे आशू, मैंने इस तरह के गजरे पहली बार देखे हैं। हाइफा, जिसकी नज़र अब सामने रखे गजरों पर ठहर गई, उनको देखकर बोली। वो सुर्ख गुलाब और मोतिये के फूलों से बने हुए गजरे थे, मगर उनमें फ़र्क ये था कि ये लगते तो सुर्ख गुलाब और मोतिये जैसे थे, मगर उनकी खुशबू और साख्त बिल्कुल अलग थी। उनके आसपास उन गजरों की खुशबू कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। आप ही देखें, दुल्हन आ गई, चले देखें कैसी लग रही है। आशू ने सामने से कुछ ख़वातीन के हमरा आती हुई दुल्हन को देखकर कहा। अभी तुम आराम से बैठो, निकाह हो जाने दो, फिर हम मिल लेंगे। उसने आशू को हाथ पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। ये अम्मी भी ना खावर अंकल की अम्मी के पास ही बैठ गई हैं। आशू ने एक बार फिर गजरे उठाते हुए कहा। अभी उसने गजरे पहनने का इरादा किया ही था कि कोई चीज़ उसके हाथ पर चुभी। पता नहीं कैसे गजरे हैं, मुझे तो लगता है इनमें कांटे लगे हैं। उसने जल्दी से गजरे वापस टेबल पर फेंकते हुए कहा। तो तुमको किसने कहा है इन गजरों को हाथ लगाओ, जहाँ रखे हैं वहीं पड़े रहने दो। हाइफा ने कहा। आप ही, आपका ब्रेसलेट कहाँ गया? आशू ने उसका खाली हाथ देखकर कहा। हाइफा ने जल्दी से अपनी दाईं कलाई को देखा, जहाँ अब सोने का ब्रेसलेट मौजूद नहीं था। कहाँ गया मेरा ब्रेसलेट? वो तो मेरे लिए कितना ख़ास था। हाइफा घबराते हुए बोली। आप ही परेशान ना हो, यहीं कहीं होगा। चलें आए मिलकर देखते हैं, आशू ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ देखकर आती हूँ जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। वैसे भी निकाह शुरू होने लगा है, अम्मी इधर तुम्हारे पास ही आ रही हैं। सामने से आती हुई जुबैदा बेगम को देखकर हाइफा बोली और ख़ुद जल्दी से ब्रेसलेट ढूंढने चली गई। हाइफा सारी जगह देख चुकी थी, मगर उसको कहीं भी अपना सोने का ब्रेसलेट नहीं मिला। अब उसका रुख गेट की तरफ बने हुए दरख्तों की तरफ था, जिसके पास वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे। या अल्लाह, किधर चला गया यह ब्रेसलेट? कहाँ ढूंढूं? एक हाथ से अपना डबोटा संभालते हुए खुद से बोली। आप कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही थी? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई। हाइफा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सा नौजवान हाथ में हाइफा का सोने का ब्रेसलेट पकड़े खड़ा था। जी, मैं इसी को ढूंढ रही थी। ये मेरा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गिर गया था, हाइफा ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, मुझे मिल गया। एक ही बात है, वो नौजवान 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला। लाएं, मेरा ब्रेसलेट वापस करें, हाइफा ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे वापस कर दूं? पहले ये बताएं, ये ब्रेसलेट आपके लिए इतना ख़ास क्यों है? देखें, आराम से मेरा ब्रेसलेट वापस करें, हाइफा ने गुस्से से कहा। वैसे आपके पास क्या कोई सबूत है कि ये आपका ही ब्रेसलेट है? सामने वाला अब उसको तंग करते हुए बोला। क्या मतलब है आपका कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इस ब्रेसलेट के दरमियान जहाँ छोटे छोटे वाइट स्टोन्स लगे हैं,
वहीं पर छोटा सा करके मेरा नाम लिखा है। और मेरे लिए ये ब्रेसलेट इसलिए ख़ास है क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे दिया था बस, या कुछ और भी पूछना है? आयफा ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा,